नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध में हम एक महत्वपूर्ण जो विषय है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, जिसने पूरी वैश्विक व्यवस्था को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि एक लंबे अरसे तक पूरी वैश्विक संरचना को किस दिशा में जाएगी, राज्यों के मध्य किस प्रकार के व्यवहार होंगे, राज्यों के संबंध किस आधार पर निर्धारित होंगे, इसको भी कमोवेश प्रभावित किया। ये शब्द है शीत युद्ध। हम सामान्य तौर पे अपने सामान्य जीवन में भी शीत युद्ध शब्द सुनते हैं, विशेष तौर पे जब हम घरों में किसी के बीच जब कोई अनमनस्क होता है या कोई तनाव की स्थिति होती है तो हम कहते हैं कि शीत युद्ध चल रहा है या शीत युद्ध की बात हो रही है। आखिर ये शीत युद्ध है क्या? यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के और संबंध के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं मोटे तौर पर पहले शीत युद्ध के अर्थ की, यद्यपि कि हम सभी इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इस पे हम चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध एक ऐसी अवस्था है जो वास्तविक तौर पे युद्ध की स्थिति तो नहीं है, लेकिन युद्ध जैसी संभावनाएं हमेशा बनी हुई है, या यूं कह लें कि यह एक मानसिक युद्ध या मानसिक द्वंद्व या मानसिक संघर्ष की स्थिति है, जिसमें कि दो पक्षों के बीच, वो कोई भी हो सकता है, दो पक्ष, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो परिवार हो सकते हैं, दो गांव हो सकते हैं, दो राष्ट्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी दो पक्ष या दो से अधिक भी, दो समूहों में भी कोई होता है तो वो दो अलग अलग पक्ष जो है राष्ट्रों का समूह भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन दो पक्षों का होना हम जानते हैं कि इसके लिए आवश्यक है। तो यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें कि युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है, या यूं कह लें कि वास्तविक तौर पे, भौतिक तौर पे युद्ध ना होते हुए भी मानसिक तौर पे संघर्ष, द्वंद्व और युद्ध की स्थिति जो है हमेशा बनी रहती है, यह हमेशा चलती रहती है और कभी भी इसके युद्ध में परिणत होने की जो संभावना है वो निरंतर बनी हुई या बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो थोड़ा हमें इसकी पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक हो जाता है समझने के लिए कि आखिर शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ या किन कारणों से शुरू हुआ। तो एक सरसरी तौर पे हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि विश्व दो विश्व युद्धों के दौर से गुजर चुका था और इन दोनों विश्व युद्धों के बीच का जो अंतराल था वो बड़ा अल्प था, कम था, 20 वर्षों का अंतराल था, और इसके बीच में भी बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं जो पूरी वैश्विक व्यवस्था को आने वाले वर्षों में प्रभावित करते हैं। मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करता हूं जो 1939 से 1945 तक चला, और उसमें हम देखते हैं कि यद्यपि कि दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के राष्ट्र थे, लेकिन वो एक साझे शत्रु का सामना करने के लिए एक मंच पर आते हैं, एक
व्यवस्था में आते हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की। जून 1941 में जर्मनी द्वारा पूर्व सोवियत संघ पर जो आक्रमण होता है वह उसे एक तरह से कहें कि बाध्य करता है कि वह मित्र राष्ट्रों के खेमे के साथ जुड़ जाए। दूसरी घटना जापान के द्वारा जो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसेना पर जो एक उसके पोत पर जो आक्रमण किया जाता है वह कहीं ना कहीं अमेरिका को भी द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़ता है और इन दोनों ही विपरीत विचारधारा वाले ध्रुवों में एक मित्रता की स्थिति बन जाती है, या यूं कह लें कि एक साझे शत्रु से लड़ने के लिए एक कुछ मौन सहमति या एक समझौता दिखता है, जो कि पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम देखते हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान भी कहीं ना कहीं जो इनका वैचारिक वैमनस्य है, जो कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में जो साम्यवाद की स्थिति आई और जिसने एक पाश्चात्य जगत के मन में इस विचार के राष्ट्र के प्रति अपनी एक संदेह की स्थिति पैदा करी, वो कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि बना हुआ रहता है। पूर्व सोवियत संघ, जो कि आज रूस के रूप में हम जिसको जानते हैं, मित्र राष्ट्रों के साथ होते हुए भी इस पृष्ठभूमि का असर उसके और अन्य राज्यों के मित्र राष्ट्रों के व्यवहार पर दिखाई देता है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये एक खेमे के राष्ट्र थे और जो धुरी राष्ट्र थे जिसमें कि जर्मनी, इटली, फासीवादी नाजीवादी राष्ट्र और जापान मुख्य तौर पर, ये एक धुरी राष्ट्र हुआ करते थे। और इस युद्ध में हम जानते हैं कि एक और जो सबसे महत्वपूर्ण, हम युद्ध की स्थितियों में नहीं जाएंगे, लेकिन जो उसके महत्वपूर्ण कारक रहे जिन्होंने शीत युद्ध के इस पूरे दौर को जन्म दिया, उसमें एक जो महत्वपूर्ण जो कारक के रूप में दिखाई देता है जिसको हम मानते हैं, वो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अपनी शक्ति की स्थापना के लिए अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जो जापान पे किया जाता है। यद्यपि कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं, इंगित करती हैं कि युद्ध अब समाप्ति होने वाला था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पूरा द्वितीय विश्व युद्ध का जो पूरा जो एक तरह से मंच था, वह अपने हथियारों के प्रयोग करने की एक प्रयोगशाला की तरह प्रयोग हुआ और अनेक हथियारों का उस युद्ध के दौरान प्रयोग किया गया। बहुत सारे अमानवीय जो हथियार अस्तित्व में आए वो उन युद्धों की देन थी और हमने तकनीकी का एक विनाश की तरफ जो नकारात्मक इस्तेमाल किया, उसकी जो परिणति हमें परमाणु हथियारों के रूप में देखने को मिलती है। और अमेरिका ने अपनी उस शक्ति की स्थापना की लालसा में जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जापान पर किया, उससे उसकी शक्ति की स्थापना तो निश्चित तौर पर हो गई, लेकिन और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि समाप्त होने ही वाला था, वो और उसकी एक औपचारिक एक तरह से घोषणा भी हो गई कि वो समाप्त हो गया। लेकिन इस घटना ने जो वैचारिक मतभेद की स्थितियां थी, उनको और गहरा कर दिया या उनकी खाई को और बढ़ा दिया।
दूसरा, मित्र राष्ट्रों के मन में जो इस युद्ध के परिणाम के पश्चात जो युद्ध की जो क्षतिपूर्ति थी उसकी लालसा और उसमें अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति हासिल करना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि कैसे कौन ज्यादा से ज्यादा उस क्षतिपूर्ति को, और इस बात का हर कोई दावा कर रहा था कि किस प्रकार से उसकी कितनी क्षति हुई। हर कोई मान के चल रहा था, रूस सोवियत संघ ये मान के चल रहा था कि उसने सबसे ज्यादा इसमें अपने जो भी इस युद्ध में उसकी हानि जो सबसे ज्यादा हुई है, इसलिए वह इस बात का अधिकारी है कि उसे ज्यादा से ज्यादा जो है वह उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पे जो क्षतिपूर्ति थी वो उन हारे हुए राष्ट्रों के कीमत पे ही मिलनी थी, जो कि जर्मनी, इटली और जापान, और विशेष तौर पे जर्मनी, जो हम आगे देखते हैं कि आगे घटनाक्रम में किस प्रकार से उसका विभाजन होता है। तो इसकी भी एक जो लालसा थी वो भी कहीं ना कहीं इनके बीच में विभाजन को और तीव्र करती है। और तीसरी बात, ये जो एक क्षणिक तौर पर या एक निश्चित शत्रु के कारण एक जो अस्थायी तौर पर जो एक मित्रता थी और जिसकी वैचारिक वैमनस्यता जिसकी पृष्ठभूमि में बनी हुई थी उस समय भी, वो इस साझे शत्रु के हटने के बाद या उसके न होने के कारण ये जो वैचारिक वैमनस्यता है पुनः एक बार सतह पर आती हुई दिखाई देने लगती है। और धीरे धीरे ये जो इन मित्र राष्ट्रों के आपस के जो मतभेद हैं, और विशेष तौर पे आपस में ये बात करें तो मेरा इशारा सोवियत संघ और अन्य बाकी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव निश्चित तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण घटना होता है कि यूरोपीय राष्ट्र अब उस वर्चस्व की स्थिति में नहीं होते हैं और एक नया जो शक्ति ध्रुव स्थापित होता है वो अमेरिका है, और कहीं ना कहीं परोक्ष तौर पे या सीधे तौर पे वे अमेरिका का एक तरह से वर्चस्व स्वीकार कर लेते हैं। तो दो ध्रुव हो जाते हैं, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, और इनके बीच में विरोध दिखाई देता है। हम उस दौर में देखेंगे कि याल्टा और पोट्सडैम और समझौतों में किस प्रकार से इनके बीच में जो द्वंद्व दिखाई देता है, और फलतः एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि इनके बीच में वैमनस्यता अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग सम्मेलनों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में प्रस्फुटित होती है, दिखाई देती है, जिसकी औपचारिक घोषणा या यूं कह लें कि जो औपचारिक तौर पर जिस एक तरह से जिसकी शीत युद्ध की जो घोषणा हो जाती है वह विंस्टन चर्चिल के फुलटन के भाषण में, जब वो शीत युद्ध की बात करते हैं तो एक तरह से ये मान लिया जाता है कि शीत युद्ध जो है वह दो ध्रुवों में विश्व का विभाजन हो गया है, या विश्व जो है वह दो ध्रुवों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस बढ़ने के साथ ही साथ विश्व में जो है एक आयरन कर्टन की बात करते हैं, उसमें एक लौह दीवार, और ये लौह दीवार क्या थी, वो विचार धाराओं या वैचारिक मतभेदों का की जो दीवार थी वो स्पष्ट तौर पे यहां पर दिखाई देती है। दूसरा एक और इसके साथ ही समानांतर तौर पे जो घटनाक्रम होता है, यूरोपीय राष्ट्रों का पराभव होता है, और जो औपनिवेशिक जो राष्ट्र थे अभी तक, जो साम्राज्यवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जो साम्राज्यवाद की जो सीमाएं विस्तारित करते उपनिवेशों के रूप में गुलामी की जंजीरों में जो राष्ट्र जकड़े हुए थे, वो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उनका अभ्युदय शुरू होने लगता है। और इन दो ध्रुवों के बीच में इन राष्ट्रों को अपने तरफ आकर्षित करना, अपने विचारधाराओं के प्रति आकर्षित करने की एक होड़ सी दिखाई देती है, और इसको अलग अलग जो राजनीतिज्ञ
या राजनीतिक जो मर्मज्ञ हैं वो इसको देखते हैं। विशेष तौर पे जब हम पाश्चात्य और जो साम्यवादी यानी उदारवादी और साम्यवादी विचारों के संदर्भ में जब इस द्वंद्व को देखते हैं तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। जो पाश्चात्य अवधारणा के समर्थक हैं वो मानते हैं कि इस पूरे शीत युद्ध की घटनाक्रम की जिम्मेदारी वो सोवियत खेमे के ऊपर डाल देते हैं, और जो साम्यवादी विचारों के समर्थक हैं या जो साम्यवादी विचारों का समर्थन करते हैं, उसको पुष्ट करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो इस शीत युद्ध का या इस द्वंद्व का, इस संघर्ष का जो कारण है वो पाश्चात्य जो जगत है या जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की आपस की उनकी कुटिल नीति है, जिसके कारण से कि उस साम्यवादी विचार और उस व्यवस्था को नुकसान होता है। जॉन फॉस्टर डलास जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री भी थे और सोवियत मामलों के जानकार थे, वो कहते हैं कि शीत युद्ध वास्तव में एक बुराई और अच्छाई का द्वंद्व है, एक नैतिकता का द्वंद्व है, और नास्तिकता के ऊपर धर्म का, और एक मोरल क्रूसेड की बात करते हैं। और इस रूप में इसको देखने की कोशिश पाश्चात्य जगत के विद्वानों के द्वारा की जाती है। वहीं वॉल्टर लिपमैन इस शब्द का प्रयोग करते हैं, शीत युद्ध शब्द वहीं से आता है। मैंने इसके पहले जिक्र किया कि चर्चिल का जो फुलटन भाषण है वो शीत युद्ध की एक तरह से औपचारिक घोषणा कर देता है, जब वो आयरन कर्टेन की बात करते हैं, लौ दीवार की बात करते हैं, और इस प्रकार से पूरा का पूरा विश्व अब एक तरह से घोषित तौर पे शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर जाता है। और इस शीत युद्ध में जो अलग अलग अपने रूपों में, अलग अलग तरीकों से, चाहे वो आर्थिक हो या सैन्य हो या अन्य जो भी वो उनके प्रभाव हैं, उन प्रभावों के माध्यम से जो अभी मैंने जिक्र किया कि जो नवोदित राष्ट्र अभ्युदित हुए थे या नए नए जो राष्ट्र आ रहे थे, उनको अपने खेमों में, अपने समूहों में, अपने ध्रुवों में लेने की होड़ मच जाती है, और इस होड़ के साथ साथ पूरे विश्व को दो ध्रुवों में विभाजित कर जाता है, और एक द्वंद्व और संघर्ष जो है वह अघोषित तौर पे, जो कि मानसिक तौर पे लड़ा जा रहा है, एक नए प्रकार का द्वंद्व, एक नए प्रकार का संघर्ष, एक नए प्रकार की वैमनस्यता पूरी वैश्विक व्यवस्था पर हावी हो जाती है, जिसको कि हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे के लेक्चर में हम इसके अन्य पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो इसके अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और आपके सुझाव सादर आमंत्रित है।